हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, मैंने निचोड़ पढ़ाया था ना 4 राइटर पे, जिसमें मैंने गॉल्सवर्दी को भी कवर कर दिया था, मिल्टन को भी और वर्ड्सवर्थ को, विलियम वर्ड्सवर्थ, तीनों को कवर कर दिया था। थंबनेल में आपने देखा होगा। ठीक है, तो शेक्सपियर की सिर्फ एक वीडियो आई थी ना, तो पार्ट 1 तो मैंने अपलोड कर दिया है। शेक्सपियर का पार्ट 1 वो तो बहुत पहले ही अपलोड हुआ है। आज ये पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकअप करिएगा, क्योंकि उस पर निचोड़ है। ठीक है, तो वो देखिएगा ज़रूर। आज ये पार्ट 1 है। ओके, तो ये शेक्सपियर का निचोड़ वाला ही है। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ये PDF है, ये तीनों ही PDF है, जिसकी इसमें आपको 1100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। 1200 समथिंग है। ठीक है, मैंने बताया है, मैंने इसका दिखाया भी है रिव्यू आपको। ठीक है, इसमें आपको लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, फिगर ऑफ स्पीच, ये सभी मिल जा रहे हैं। इसमें आपके 4 राइटर मिल रहे हैं। 4 राइटर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि ये 1 लाइनर है। ये आपका जो है, ये आपका 1 लाइनर है, और आंसर के साथ आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ओके, और ये वाली जो है ये प्रैक्टिस विद आंसर है। ये प्रैक्टिस है, यानी कि प्रैक्टिस विद आंसर, ओनली आंसर। इसमें भी 4 राइटर को कवर किया गया है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पे, 1 मिनट, अगर आप इस PDF में लेने में इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8081848735। ये 35 है। ठीक है, इस पर आप कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी बता दे रही हूँ, मतलब कितना कॉस्ट है, बहुत ही मिनिमल सा है। तो ये 79 में आपको मिल जाएगा, ये जो PDF है, और ये आपको 189 में, और ये आपको 199 में। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, सब 200 के अंदर ही है। तो ये आपने देखना है। अगर आप तीनों लेते हैं एक साथ तो 467 आपको देना रहता है, जिसमें डिस्काउंट भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 467 आपको पूरा ही देना रहेगा। अगर आप तीनों PDF लेते हैं तो ये पूरा कंप्लीट लिटरेचर है। ये समझ लीजिए कि कंप्लीट लिटरेचर है, TGT। ठीक है, और ये जो PDF है ना, ये जो आपकी लिटरेरी टर्म्स, ये ओनली TGT के लिए नहीं है, PGT भी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस वैसे ही बने हैं। TGT PGT बोथ दोनों को मिला के बनाया गया है, भले यहाँ पे TGT लिखा है। ठीक है, अगर आप तीनों लेते हैं तो 467 होता है, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, मिलेगा। ठीक है, तो यही बताना था। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू S.T. कॉलरिज व्हाट फ्रेज डिस्क्राइब शेक्सपियर्स वास्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि S.T. कॉलरिज के अनुसार शेक्सपियर के जो मानव स्वभाव की जो गहरी समझ को क्या कहा गया है। ठीक है, मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर की गहरी समझ को क्या कहा गया है S.T. कॉलरिज के अनुसार, बताना है। लार्जर दैन लाइफ, की माइंडेड, या पोएटिक जीनियस, या बाउंडलेस विट, ये बताना है। ठीक है, बताना है ये चीज़ें आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कॉलरिज हैं उन्होंने शेक्सपियर को माइंडेड कहकर उनकी व्यापक बुद्धिमत्ता और इंसानी अनुभव, जो इंसानी एक्सपीरियंस है, उसको समझने की गहराई की प्रशंसा की है। उसकी समझने की गहराई की प्रशंसा की है। और ये जो फ्रेज़ है माइंडेड शेक्सपियर, आगे शेक्सपियर भी आएगा, माइंडेड शेक्सपियर, ये जो फ्रेज़ है ये उनके जो एक अद्भुत गुण को दर्शाता है, जिससे उन्होंने मानव जीवन के हर पहलू को, चाहे वो भावनात्मक हो या सामाजिक हो, अपनी रचना में चित्रित किया है, पोर्ट्रे किया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, व्हाट ड जॉन ड्राइडन एम्प्लाई बाय स्टेटिंग शेक्सपियर हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ठीक है, ये बोला गया है ना कि द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, मतलब कहने का मतलब है जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर हैड द लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल कहकर उनके असाधारण सहानुभूति और अंतर्दृष्टि की प्रशंसा की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका B करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शेक्सपियर की एम्पैथी और इनसाइट वर एक्सेप्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा। मतलब जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर को क्या कहा है, द लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल कहकर उनके असाधारण जो सहानुभूति है और जो अंतर्दृष्टि की प्रशंसा की है, याद रखना है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है, ड्राइडन का ये मतलब था कि शेक्सपियर के पास ऐसी गहरी संवेदनशीलता और
इनसाइट है यानी कि अंतर्दृष्टि थी जो उन्हें दूसरों के अनुभवों को समझने और उन्हें अपने प्लेज में या कैरेक्टर में व्यक्त करने की मदद करती हैं। ठीक है, उनकी ये जो टैलेंट है उन्हें अन्य लेखकों से, अन्य राइटर से अलग बनाती है, और अलग थे ही वो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन ड्राइडन्स कंपैरिजन बिटवीन शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन, विच एस्पेक्ट डिड शेक्सपियर एक्सेल इन अकॉर्डिंग टू ड्राइडन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये कौन सा है, जो इसका जो कोटेशन है वो शुरू कैसे होता है, ही वॉज द मैन। ठीक है, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स, आगे की फिर ये लाइनें हैं, हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताते जाऊँगी कि कौन सा कोटेशन को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आई हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ड्राइडन कंपैरिजन बिटवीन शेक्सपियर एंड बेन, ड्राइडन ने क्या किया है, शेक्सपियर और बेन जॉनसन के बीच में एक तुलना की है। विच एस्पेक्ट डिड शेक्सपियर एक्सेल इन अकॉर्डिंग टू ड्राइडन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्या बन रहा है, ये वाली है इफ़ आई वुड। ठीक है, ये ना पूछ के, ये जो क्वेश्चन है ये ना पूछ के ये आपका पूछ ले, इफ़ आई वुड कंपेयर हिम। ठीक है, ये कोटेशन है, कोटेशन में ऐसे ही आएगा, कंपेयर हिम। कंपेयर हिम यहाँ पे कौन है, बेन जॉनसन है। ठीक है, कौन है, बेन जॉनसन है यहाँ पे हिम। और आगे की लाइन है विद शेक्सपियर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये कोटेशन, इफ़ आई वुड कंपेयर हिम यानी कि बेन जॉनसन विद शेक्सपियर, आई मस्ट एक्नॉलेज्ड हिम द मोर करेक्ट पोएट, बट शेक्सपियर इज़ द ग्रेटर विट। आगे की लाइन यही है, तो ये उसी की लाइनें हैं, आपने ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि ड्राइडन के अनुसार शेक्सपियर की बेन जॉनसन की तुलना में श्रेष्ठता उनकी कल्पना शक्ति और बुद्धिमत्ता में थी। कहाँ पे थी, विट एंड इमेजिनेशन में थी। ठीक है, क्वेश्चन वही पूछा है कि शेक्सपियर और बेन जॉनसन की तुलना में क्या चीज़ें थीं ड्राइडन के अनुसार। उन्होंने तुलना तो की थी, कौन सा एस्पेक्ट था, तो विट एंड इमेजिनेशन, मतलब ड्राइडन ने शेक्सपियर और बेन जॉनसन की जब तुलना करते हुए कहा कि जहाँ जॉनसन नियमों का पालन करते थे, जो बेन जॉनसन थे वो क्या करते थे, बेन जॉनसन जो थे वो नियमों का पालन करते थे, वहीं शेक्सपियर की जो कल्पना शक्ति है यानी कि इमेजिनेशन पावर है, जो विट पावर है, बुद्धिमत्ता, उन्हें अधिक जीवंत और प्रभावशाली बनाती थी। तो जो शेक्सपियर के प्लेज हैं वो भावनाओं और विचारों की गहराइयों से भरे हुए हैं, ऐसा अकॉर्डिंग टू ड्राइडन। ठीक है, तो ये राइट है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट के अनुसार विच टू फिगर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड। कौन सी वो दो फिगर हैं जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया है। अभी देखिए ये भी कोटेशन ही है, बट मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाया है। कोटेशन है, कोटेशन बताते चलूँगी कौन सा कोटेशन से ये बना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि टी.एस. एलियट के अनुसार कौन से वो दो फिगर हैं जिन्होंने मॉडर्न, देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, इस टाइप का भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कहीं पे भी आ सकता है, चाहे वो टी.जी.टी. हो चाहे वो पी.जी.टी. हो, क्योंकि टी.एस. एलियट उसमें है पी.जी.टी. में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टी.एस. एलियट के अनुसार कौन से वो दो फिगर हैं जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। अब ये जो कोटेशन है, कोटेशन में ऐसे पूछी जाती, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं या तो ऐसे डांटे। अब मैंने बता ही दिया है, तो डांटे ऐसा था, डांटे एंड शेक्सपियर। ठीक है, ये कोटेशन है, कोटेशन भी ऐसे पूछा जा सकता है कि डांटे एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये पूरा कोटेशन है, मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बाद बिटवीन देम। ठीक है, बिटवीन देम देयर इज़ नो थर्ड। आपको याद होगा ये कोटेशन, देयर इज़ नो थर्ड। तो इसी का ये क्वेश्चन है कि टी.एस. एलियट के अनुसार कौन से वो दो फिगर हैं जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो अभी हमने पढ़ा शेक्सपियर एंड डांटे। तो कोटेशन भी बताते चलूँगी किस कोटेशन को कहा गया है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, एक मिनट, यस, नेक्स्ट वन है, बेन जॉनसन डिस्क्राइब शेक्सपियर एज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, दिस मीन्स। देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा है कि बेन जॉनसन ने कहा है कि शेक्सपियर ही इज़ नॉट ऑफ एन एज, वो सिर्फ एक युग के नहीं हैं, बट फॉर ऑल टाइम, मतलब जितने भी युग आएंगे ना शेक्सपियर हमेशा रहेंगे। ये बेन जॉनसन ने कहा है, शेक्सपियर को कोटेशन है, बट इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या है, इस कोटेशन का क्या मतलब है, पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग हिज ओन एरा ओनली, कि अपने एरा में ही शेक्सपियर सिर्फ पॉपुलर रहेंगे। इस कोटेशन का ये मतलब है कि शेक्सपियर के जो वर्क है वो टाइमलेस हैं और यूनिवर्सल अपील हुए हैं, यानी कि सार्वभौमिक अपील हुए हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। शेक्सपियर की प्लेज वर फोकस ऑन द एंशियंट टाइम, कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो सिर्फ पुराने जो प्राचीन थीम्स हैं उनको ही फोकस करते हैं, कि शेक्सपियर की राइटिंग स्टाइल अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो यहाँ पे क्या आपकी जो ये कोटेशन है हमें क्या बता रही है, ठीक है, हमें बता क्या रही है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे बी। ठीक है, हमें क्या बता रहा है ये, शेक्सपियर वर्क जो है, शेक्सपियर के जो वर्क हैं वो टाइमलेस हैं, ठीक है, और यूनिवर्सल अपील हुए हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मतलब जॉनसन ने शेक्सपियर के जो वर्क को सार्वभौमिक और शाश्वत बताया है, जो न केवल उनके एरा में प्रासंगिक थे बल्कि हर समय के लिए उपयोगी है और प्रेरणादायक है हम सभी के लिए। उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं आज भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना उनके समय में थे। इस लाइन का ये मतलब हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, इन टिम्बर आर डिस्कवरीज मेड अपॉन मेन एंड मैटर, ये वर्क है, ठीक है, ये पूरा वर्क का नाम है टिम्बर आर डिस्कवरीज मेड अपॉन मेन एंड मैटर। व्हाट डज बेन जॉनसन सजेस्ट अबाउट शेक्सपियर फ्लॉज, ये बेन जॉनसन का ही वर्क है, याद रखना है ये भी, ठीक है। बेन जॉनसन ने इसमें शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है, ठीक है, मतलब बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की फ्लॉज, शेक्सपियर की गलतियों के बारे में क्या कहा है, क्या सजेस्ट किया है अपने इस वर्क में, बताना है हमें, ठीक है। दे आउटवे हिज टैलेंट, यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे जो लाइनें थी, एक चीज़ और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइनें हैं, ये बेन जॉनसन ने जो लाइनें कहा है कि ही वॉज, यही स्टोरी थी ना, अरे यही थी कोटेशन ना, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, नॉट ऑफ एन एज, ये कोटेशन आपका ऐसे एज इट इज़ आ सकता है एग्ज़ाम में, बट फॉर ऑल टाइम, ठीक है, बट फॉर ऑल टाइम, ओके। तो ये कोटेशन है, उसका ये मतलब हुआ। एक चीज़ ध्यान रखना है कि बेन जॉनसन ने ये सारे, जैसे स्वीट स्वान, ये भी बेन जॉनसन ने ही कहा है। बहुत सारे ऐसी लाइनें हैं जो बेन जॉनसन ने कही है, लेकिन किस वर्क में कहा ये भी याद रखना ज़रूरी है। टू द मेमोरी, आई थिंक यही नाम है, टू द मेमोरी, इनका वर्क है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलबड, ठीक है। उसके बाद द ऑथर, पूरा नाम याद करना है, क्या पता आ जाए, याद करके रखना है, मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ठीक है, मिस्टर विलियम शेक्सपियर, तो ये याद रखना है, ओके। यही इनका वर्क था बेन जॉनसन का, इसमें इन्होंने ये सारी लाइनें कही है। ये तो हो गया इसका, अब इसका बताना है। अब यहाँ की जो लाइनें हैं, देखिए ये भी कोटेशन ही है, इसमें कोटेशन क्या है ये मैं बता दे रही हूँ। कोटेशन या तो ऐसे पूछा जा सकता है, इसका कोटेशन ये है, देयर वॉज एवर मोर इन हिम टू बी प्रेज्ड, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, टू बी प्रेज्ड देन टू बी पार्डन्ड, ठीक है। ये कोटेशन है, ये कोटेशन कहाँ किसकी है, बेन जॉनसन की है, ये भी याद रखना है, किसकी है, बेन जॉनसन की कोटेशन है। और किसके बारे में उन्होंने कहा है, शेक्सपियर के बारे में कहा, कहाँ पे कहा है ये भी याद रखना है। तो टिम्बर आर डिस्कवरीज मेड अपॉन मेन एंड मैटर, जो कब आया था, 1641 में आया था, बेन जॉनसन का ही वर्क है ये, और इसमें इन्होंने ये बात कही है, शेक्सपियर को लेके ये वाली बात कही है, तो याद रखना है ये वाली बात कही है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने शेक्सपियर की किस गलतियों के बारे में बात की है, ठीक है, किस गलतियों के बारे में बेन जॉनसन ने अपने इस वर्क में सजेस्ट किया है। देयर वाज एवर मोर इन हिम टू बी प्रेज्ड टू बी पार्डन्ड, ठीक है, तो दे आउटवे हिज टैलेंट, कि दे वर मिनिमल कंपेयर टू हिज प्रेज वर्दी आस्पेक्ट, कि दे वर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज जीनियस, कि दे डिफाइंड हिज वर्क मोर देन हिज स्ट्रेंथ। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, दे वर मिनिमल कंपेयर टू हिज प्रेज वर्दी आस्पेक्ट। कहने का मतलब है बेन जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर की गलतियाँ उनकी प्रशंसा से कम थी। ठीक है, मतलब शेक्सपियर ने जो गलतियाँ, शेक्सपियर की जो फ्लॉज हैं, जो उनकी गलतियाँ हैं ना, उनके प्रेज से कम है। यानी कि उनको मतलब होता नहीं है कि शेक्सपियर हर जगह महान है, हर जगह महान है, हर जगह उनके वर्क बहुत ही फेमस हैं, सब कुछ एकदम डिट्टो, मतलब डिट्टो नहीं बोल सकते, सब कुछ परफेक्ट है, उनके वर्क सब कुछ है। थोड़ी थोड़ी हर इंसान में गलतियाँ होती हैं, उनकी भी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ, लेकिन गलतियाँ नहीं, उनकी अच्छाई भारी पड़ गई उनकी गलतियों पे। ये चीज़ें ड्राइडन ने कहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सॉरी बेन जॉनसन ने कहा है। ठीक है, बेन जॉनसन ने ये एक्सेप्ट किया है कि शेक्सपियर परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो उत्कृष्टताएं हैं इतनी अधिक थी कि उनकी गलतियाँ बहुत ही कम थी, बहुत ही मतलब उनके अच्छाइयों के सामने उनकी गलतियाँ कम थी। ठीक है, इसलिए शेक्सपियर की जो टैलेंट है उनकी खामियों से भी कहीं अधिक थी, ये कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, कोटेशन है इसलिए थोड़ा थोड़ा समझा के भी चलेंगे, जिसको हम समझ के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमुअल जॉनसन हाईलाइटेड शेक्सपियर्स एबिलिटी टू यूनाइट विच टू एलिमेंट्स इन हिज प्लेज। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जाए, सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर की ट्रेजेडी और कॉमेडी को उन्होंने क्या किया है, जोड़ा है, एक साथ जोड़ा है। किस उनके प्लेस की किस एलिमेंट को। ठीक है, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, लव एंड हेट, पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी, एक्शन एंड ड्रामा। तो कहने का मतलब ये है कि जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे जो ट्रेजेडी है और कॉमेडी को इस तरह जोड़ते थे कि दोनों एक दूसरे से पूरक लगते थे। मतलब वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को इस तरह जोड़ते थे कि ऐसा लगता कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। उनके जो प्लेज है वो जीवन के हर पहलू को संतुलित रूप से दर्शाते हैं, अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, मैथ्यू आर्नोल्ड का जो कोट है, आउट टॉपिंग नॉलेज सजेस्ट व्हाट अबाउट शेक्सपियर। मैथ्यू आर्नोल्ड का जो कोट है, आउट टॉपिंग नॉलेज, इसका मतलब क्या है शेक्सपियर के बारे में, इसका क्या मतलब। अच्छा, इसकी कोटेशन क्या है। ठीक है, इसकी कोटेशन भी बता दे रही हूँ कि अदर्स अबाइड अ क्वेश्चन। ठीक है, अदर्स अबाइड अ क्वेश्चन, thou art free, thou art free। ठीक है, thou art free, आगे का क्या है कि we ask and ask, ये वही लाइनें हैं, उसी लाइनों को ये पूछा गया है। we ask and ask thou smilest and art still out topping knowledge, ये वहीं से निकाला गया है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, ये वही है, कोटेशन बताते चल रही हूँ कि क्या पता कोटेशन आ सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें पूछी जा रही है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो आउट टॉपिंग नॉलेज मतलब कहा है कि अदर अबाइड आर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क और दाउ स्माइलिस्ट। तो यहाँ पे जो लाइनें हो जाएंगी, शेक्सपियर की जो जीनियस है, मतलब शेक्सपियर की जो प्रतिभा है, इस फुल बियॉन्ड फुल ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, शेक्सपियर की जो प्रतिभा है बियॉन्ड फुल ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आर्नोल्ड का ये जो स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि शेक्सपियर की जो टैलेंट है, जो शेक्सपियर का जो टैलेंट है इतनी महान है, इतनी ग्रेट है कि उसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। उनकी रचनाएं और विचार वो एकदम कहते हैं ना, हाँ, सीमाओं से परे हैं। उनकी जो रचनाएं हैं, जो विचार हैं, वो एकदम लिमिटलेस है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ डज सैमुअल जॉनसन कंपेयर शेक्सपियर वर्क टू अदर पोएट्स इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। तो सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के कार्यों को, उनके वर्क को हीरे की तरह अमर बताया है। कैसे बताया है शेक्सपियर, मतलब जो सैमुअल जॉनसन है उन्होंने शेक्सपियर के वर्क को किस तरह बताया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शेक्सपियर के जो वर्क हैं विद स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम लाइक अ डायमंड। याद रखना है इस चीज़ को कि जॉनसन ने, यानी कि कौन से जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन ने का कहना था कि शेक्सपियर का जो साहित्य लिटरेरी मूवमेंट था वो हर परीक्षा से खरे उतरेगा। उनकी जो रचनाएं हैं इतनी प्रभावशाली है कि उनका जो मूल्य है और महत्व है वो कभी कम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ कोट स्कॉन नॉट दिस सोनेट सजेस्ट दैट। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कोट है स्कॉन नॉट दिस सोनेट, ठीक है, पूरी लाइनें हैं, स्कॉन नॉट दिस सोनेट, क्रिटिक करके आगे है। ठीक है, क्रिटिक है,
ये पूरी लाइनें हैं, लाइनें भी आ सकती हैं तो मैं लाइनें भी बताते चल रही हूँ। फ्रॉन्ड, ठीक है, फ्रॉन्ड माइंडलेस ऑफ इट जस्ट ऑनर्स विद दिस की, आगे की लाइनें यही है, सबसे लास्ट लाइनें यही है, विद दिस की, यहाँ से आपको समझ में आ जाता, विद दिस की, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड, ये शेक्सपियर है, शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, ठीक है, हिज हार्ट। तो इट्स कॉन नॉट दिस ऑनर क्रिटिक यू हैव फ्रॉन्ड माइंडलेस ऑफ इट जस्ट ऑनर्स, उसके बाद विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, इस की से, इस चाबी से शेक्सपियर ने अपने दिल को खोल दिया। की मतलब सोनेट, जो शेक्सपियर के सोनेट है 154 सोनेट है ना शेक्सपियर के, तो इसी को वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि शेक्सपियर का जो 154 सोनेट है, इस सोनेट से, की मतलब यहाँ पे सोनेट, इस सोनेट से शेक्सपियर ने अपने दिल को खोला है। तो यहाँ पे ये कोटेशन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या सजेस्ट कर रहा है, ये जो उन्होंने कहा है कि इसको नॉट द सोनेस्ट क्रिटिक यू हैव फ्रॉन्ड विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, इसका क्या सजेस्ट, वर्ड्सवर्थ क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि द सोनेट फॉर्म इज आउटडेटेड, कि द सोनेट रिवील्स शेक्सपियर पर्सनल फीलिंग्स, कि क्रिटिक ऑफन प्रेज द सोनेट, कि शेक्सपियर डिसलाइक्ड राइटिंग सोनेट, क्या ये कह रहा है बताना है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ द सोनेट रिवील्स शेक्सपियर की पर्सनल लाइफ, जो सोनेट है 154 ये क्या बता रही है, ये शेक्सपियर की पर्सनल लाइफ को रिवील कर रही है। इसलिए तो वर्ड्सवर्थ ने कहा कि शेक्सपियर ने इसकी से, यानी कि मीन्स सोनेट से उन्होंने अपने दिल को खोल दिया, अपने दिल की बातें यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ ने इस सेंटेंस में यही बताया है कि जो शेक्सपियर की सबसे महत्वपूर्ण विधाओं में से एक है, उनकी निजी विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एक एपिथेट है स्वीट सॉन ऑफ एवॉन बाय बेन जॉनसन रेफर्स टू, यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है, देखिए ये भी लाइनें वहीं पे आती हैं, टू माई बिलबेड मिस्टर ऑथर विलियम शेक्सपियर, ठीक है, ये वहीं की लाइनें हैं, बेन जॉनसन की है। तो ये जो लाइनें हैं, बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को कहा है स्वीट स्वान ऑफ एवॉन कहकर, उन्हें क्या, इसका क्या मतलब किससे रेफर किया जा रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब क्या रेफर किया जा रहा है, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन का मतलब क्या, बेन जॉनसन क्या रेफर कर रहे हैं, तो शेक्सपियर के बर्थ प्लेस को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवॉन कहकर उनके जो बर्थ प्लेस है, यानी कि उनका जो जन्म स्थान है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन को रेफर किया है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, रॉबर्ट ग्रीन्स टर्म अपस्टार्ट क्रो वॉज अ क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर फॉर, तो रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहकर क्या क्रिटिसिज्म किया, मतलब उनके क्रिटिसाइज किया है अपस्टार्ट क्रो कहकर शेक्सपियर को, क्यों कहा, आखिर क्या कमी थी, क्यों कहा है, ये बताना है। हिज लैक ऑफ ओरिजिनलिटी एंड एरोगेंस, कि हिज फिनेंशियल सक्सेस, कि हिज कॉमेडिक स्टाइल, कि हिज यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, रीज़न क्या था, उन्होंने ये क्रिटिसाइज क्यों किया। पहली बार इन्होंने मेंशन किया, ये भी याद रखना है कि शेक्सपियर को सबसे पहले मेंशन किसने किया था, जो भी नेगेटिव मेंशन किया गया था, यानी कि क्रिटिसाइज करके सबसे पहले शेक्सपियर को हमने जाना है, और शेक्सपियर सबसे पहले क्रिटिसिज्म में ही ज़्यादा फेमस हुए हैं। और रॉबर्ट ग्रीन का पैम्फलेट था ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, जो 1592 में आया था, 1592 में, उसी में उन्होंने शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा है, ठीक है। तो ये बताना है, वही पूछा जा रहा है कि क्यों आखिर उन्होंने ऐसा कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने, ठीक है, एन अपस्टार्ट क्रो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था कि फॉर देयर इज़, ये लाइनें पूरी यहाँ से स्टार्ट होती है, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, फॉर देयर इज़ एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, ठीक है। आगे और भी लाइनें इसमें हैं, जैसे टाइगर्स हार्ट रैप्ड, जोहान्स फैक्टोटम, तो ये सब लाइनें अपने कीवर्ड याद रखना है, सब रॉबर्ट ग्रीन ने उन्हीं को कहा है, शेक्सपियर को कहा है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, हिज लैक ऑफ ओरिजिनलिटी एंड एरोगेंस की वजह से कहा है, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन का ये जो फ्रेज है अपस्टार्ट करो, देयर इज एन अपस्टार्ट करो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर, तो ये जो फ्रेज है ये शेक्सपियर के खिलाफ उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि शेक्सपियर अपनी काबिलियत से नहीं, मतलब अपनी काबिलियत से अधिक दावा करते हैं और दूसरों की काम की नकल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी मतलब टैलेंट को दिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, दूसरों की नकल किया है। और ये एक
आलोचनात्मक टिप्पणी है, यानी कि एक क्रिटिसिज्म है उनके लिए, आलोचना उन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड कंपैरिजन ऑफ शेक्सपियर लाइफ बीइंग एज ऑब्सक्योर एज लाइफ इज इम्प्लाइज। तो बताना है कि मैथ्यू अर्नोल्ड का जो शेक्सपियर की तुलना उन्होंने किया है एज ऑब्सक्योर एज लाइफ का मतलब क्या है। उन्होंने कहा है ना, ये कोटेशन भी है कि एज ऑब्सक्योर एज लाइफ, ये कोटेशन है। ठीक है, यहाँ पे कोटेशन क्या है, कोटेशन भी पूछा जा सकता है। तो कोटेशन आपका यही है, आई कीप सेइंग। ठीक है, आई कीप सेइंग शेक्सपियर। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, शेक्सपियर, फिर शेक्सपियर। ये कोटेशन आ भी सकता है, बहुत छोटा सा है। उसके बाद है यू आर एज ऑब्सक्योर एज लाइफ इज। ठीक है, तो यही कोटेशन है, ये याद रखना है, यही कोटेशन है। आई कीप सेइंग शेक्सपियर यू आर एज ऑब्सक्योर एज लाइफ। आप उतने ही ऑब्सक्योर हैं जितना कि जीवन। ठीक है, तो क्यों कहा है उन्होंने इस तरह शेक्सपियर की तुलना की है, एक लाइफ की तरह, एक लाइफ से तुलना की है कि उतने ही आप ऑब्सक्योर हैं जितना कि। ये कोटेशन हो गया, कोटेशन को भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन को भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शेक्सपियर के जो वर्क है वो कॉम्प्लेक्स है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन एज लाइफ इटसेल्फ। मतलब अर्नोल्ड का ये जो स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि शेक्सपियर के जो वर्क है, जो उनकी रचनाएं हैं, वो जीवन की तरह गहरी और बहुत ही रहस्यमय है। जिस तरह जीवन बहुत गहरा होता है, बहुत ही मिस्टीरियस लाइफ होती है, उसी तरह उनके वर्क भी हैं शेक्सपियर के। उनके वर्क को समझने और व्याख्या करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने पड़ते हैं। ऐसा किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं वो वास्तविक जीवन के जटिल और बहुस्तरीय अनुभव को दर्शाती है। सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये कोटेशन भी आपने याद रखनी है, ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड की ही कोटेशन है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, जॉन कीट्स के जो स्टेटमेंट है, ही हैज़ लेफ्ट नथिंग टू से अबाउट नथिंग और एनीथिंग, क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या अर्थ है इसका, क्या अर्थ है? ये जॉन कीट्स का स्टेटमेंट है, अपने याद रखना है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शेक्सपियर एक्सप्लोर्ड एवरी पॉसिबल ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड थीम। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, मतलब कीट्स ने ये कहकर शेक्सपियर की जो सार्वभौमिकता की प्रशंसा की है, यूनिवर्सली उनको मतलब क्या किया है, प्रशंसा की है, प्रेस किया है। उन्होंने जीवन के हर पहलू को अपनी रचनाओं में शामिल किया है। इनका कहने का मतलब है कीट्स का कि शेक्सपियर ने अपने जीवन के हर पहलू को उन्होंने अपने वर्क में शामिल कर दिया है। जो जो मोमेंट आए हैं उन्होंने अपने वर्क में शामिल कर दिया। उनकी रचनाओं में मानव अनुभव भी पाए जाते हैं, इमोशंस भी देखे जाते हैं, थॉट्स भी देखे जाते हैं। इतने व्यापक रूप से दर्शाए गए हैं कि कुछ भी अनछुआ नहीं रहा, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ छूट गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जे.बी. शॉ कोट है अबाउट हैमलेट एक्सपीरियंस एम्फसाइजेज। ठीक है, यहाँ पे बताना है। अब इनकी जो मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो ये जो कोटेशन है, कोटेशन भी आ सकता है इस तरह। इसमें कोटेशन ये है, याद रखना है कि हैमलेट एक्सपीरियंस simply could not have happened। ठीक है, to a plumber। तो ये याद रखना है, ये कोटेशन भी याद रखना है, यहाँ पे पूछा भी जा रहा है वही। ठीक है, अब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा क्या जा रहा था कि जो जे.बी. शॉ ने हैमलेट के अनुभव को कैसे दर्शाया है, कैसे एम्फसाइज किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, द अरिस्टोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी। यानी कि जे.बी. शॉ ने क्या किया है, जे.बी. शॉ ने हैमलेट के अनुभव को शेक्सपियर की ट्रेजेडी के कुलीन संदर्भ में केंद्रित किया है। अरिस्टोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इसको केंद्रित किया है। मतलब शॉ ने शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी में जो राजसी और कुलीन वर्ग के जीवन को बताया गया है,
चित्रित करने की प्रवृत्ति को इशारा किया है। उनके प्लेज में जो कैरेक्टर हैं वो अक्सर ऊंचे सामाजिक पदों से आते हैं, जो उनकी ट्रेजरियों को विशिष्ट बनाता है। कहने का मतलब वही है कि शेक्सपियर की जो ट्रेजरी में जो राजा वजा के बारे में दिखाया गया, कुलीन वर्ग के बारे में दिखाया गया, हमेशा जो हीरो है, जो कैरेक्टर है, वो हमेशा ऊंचे सामाजिक पदों से आता है। शेक्सपियर के प्लेज में हम ऐसे पाए हैं, यानी कि बहुत गरीब है हीरो, इस टाइप का नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, डीएच लॉरेंस का कमेंट है शेक्सपियर के कैरेक्टर्स एंड लैंग्वेज एक्सप्रेसेस, यानी कि डीएच लॉरेंस ने शेक्सपियर के कैरेक्टर और भाषा पर टिप्पणी की है। वो जो टिप्पणी की है उस क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है बताना है यहाँ पे। ठीक है, इसका भी कोटेशन है डीएच लॉरेंस का कि व्हेन आई रेड शेक्सपियर, ये कोटेशन है कि व्हेन आई रेड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक, यही था कोटेशन डीएच, मतलब व्हेन आई रेड। थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पे, ये कोटेशन है डीएच लॉरेंस का कि व्हेन आई रेड शेक्सपियर, ठीक है, व्हेन आई रेड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक, अब तो याद आ गया होगा, आई एम स्ट्रक विद वंडर, विद वंडर दैट सच ट्रिवियल। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया है ट्रिवियल, बस इतना, ये पहले की लाइन याद रखनी है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, डिसबिलीव दैट ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स स्पीक इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज। मतलब लॉरेंस ने शेक्सपियर के कैरेक्टर के लिए एकदम क्या कहते हैं कि प्रयुक्त काव्यात्मक और जटिल भाषा की आलोचना उन्होंने की है। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी कैरेक्टर की भाषा उनके स्वाभाविक व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, डॉक्टर जॉनसन का जो कोट अबाउट शेक्सपियर की स्टोरीज पॉइंट आउट दैट, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर जॉनसन के अनुसार शेक्सपियर की जो कहानियाँ हैं वो क्या हैं, तो शेक्सपियर की जो स्टोरीज हैं फीचर यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस डिस्पाइट इन्वॉल्विंग रॉयल्टी, यानी कि डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उसमें राजाओं और रानियों पर केंद्रित है। उनके जो प्लेज हैं वो स्टोरीज पूरा राजा पे केंद्रित है, रानी पे केंद्रित है। आप मैकबेथ को उठा के देख सकते हो, हैमलेट को उठा के देख सकते हो, मतलब ज़्यादा स्टोरी क्या है, किंग और क्वीन पर ही सेंटर्ड है। आप मिडसमर नाइट ड्रीम उठा के देखो, वहीं से स्टोरी स्टार्ट हुई है। आप 12th नाइट को देखिए, ड्यूक से स्टार्ट होता है। अब मेजर देखिए, हर जगह ड्यूक यानी कि राजा, किंग और क्वीन से स्टार्ट हो रही है, यानी कि पूरी तरह से सेंटर्ड है। ठीक है, उनकी कहानियाँ सेंटर्ड है, लेकिन उनकी जो स्टोरीज़ में जो इमोशंस हैं, जो मुद्दे हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किए गए हैं। वे आम जीवन से जुड़े होते हैं, जिससे हर कोई उनसे जुड़ सकता है, यानी कि आप इसको कह सकते हो मतलब रियल लाइफ से उनकी स्टोरीज जुड़ी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, जॉन मिल्टन का कोट है, एंड सो स्पल्चर्ड सच फॉर्म डोस्ट एंड लाइज सजेस्ट दैट। ये क्या कह रहा है कि जॉन मिल्टन का जो कोटेशन है इसका मतलब क्या है। ठीक है, एंड सो स्पल्चर्ड इन सच फॉर्म डोस्ट लाइज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये लाइनें जो हैं आपकी, ये ऑन शेक्सपियर की लाइन है। ठीक है, ऑन शेक्सपियर जो वर्क है मिल्टन का, ऑन शेक्सपियर, आई थिंक जो 1600 ऑन शेक्सपियर की लाइन है। ठीक है, बताना है यहाँ पे इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जॉन मिल्टन का मतलब ये है कि शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं, जो उनके वर्क हैं, उनका असली स्मारक है। तो बी करेक्ट हो जाएगा, शेक्सपियर की जो वर्क है ट्रू एंड इम्प्रेसिव मोनूमेंट है। ठीक है, मिल्टन का कहना था कि शेक्सपियर की जो वर्क्स हैं, जो रचनाएं हैं, वो इतने प्रभावशाली और अमर हैं कि उन्हें किसी भौतिक स्मारक की आवश्यकता नहीं है। उनका साहित्य उनकी सबसे बड़ी विरासत है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स शेक्सपियर्स लाइफ वॉज एन एलिगोरी एंड हिज वर्क्स आर। तो जॉन कीट्स के अनुसार शेक्सपियर का जीवन एक रूपक था और उनकी रचनाएं उनके प्रतीकात्मक जीवन पर टिप्पणी करती है। तो बी करेक्ट हो जाएगा, कमेंट्स ऑन हिज एलिगोरिकल लाइफ। ठीक है, मतलब कीट्स का ये स्टेटमेंट है कि शेक्सपियर के जो जीवन है और उनके कार्यों के बीच एक गहरे संबंध को दर्शाता है। उनकी जो रचनाएं हैं उनके जीवन के गहरे अर्थों और अनुभवों का प्रतीक है। तो ये कोटेशन है, याद रखना है, ये कोटेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, अब टाइम बहुत हो गया क्योंकि हमें 56 क्वेश्चन करने हैं इसमें। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लव स्लेवर लॉस्ट एक सटायर है दैट मॉक्स। तो लव स्लेवर लॉस्ट एक क्या है, सटायर है।
जो किसका उपहास किया गया है, जिसमें रोमांटिक रिलेशनशिप को, कि स्कॉलरी प्रिटेंसेसनेस का, कि पॉलिटिकल एम्बिशन का, कि सोशल स्टेटस का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्कॉलरली प्रिटेंसेसनेस का। यानी कि शेक्सपियर ने इस प्ले में ना लव्स लेबर लॉस्ट में अच्छा इसमें भी क्रॉस ड्रेसिंग हुआ है, याद रखना है, इसमें भी क्रॉस ड्रेसिंग हुआ है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि शेक्सपियर के कितने ऐसे प्लेज हैं जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग का यूज़ हुआ है। ये मैंने बताया कितनी बारी, और कितने प्लेज हैं वो, यानी कि 4 हैं कि 5 हैं कि 6 हैं कि 7 हैं कि 8 हैं, कितने प्लेज हैं जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग का यूज़ हुआ है। और पहला ऐसा कौन सा प्ले था जिसमें पहली बार क्रॉस ड्रेसिंग का यूज़ हुआ है, मतलब ऐसा कौन सा प्ले था जिसमें पहली बार क्रॉस ड्रेसिंग का यूज़ हुआ है, ये भी बताना है। मैंने इसको मेनी टाइम्स बताया है। ओके, वैसे अगर नहीं बताओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगी, आपने एक बार याद दिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो, मतलब इसमें क्या है, लव्स लेबर लॉस्ट में शेक्सपियर ने इस प्ले में ना उन लोगों का मजाक उड़ाया है जो बहुत ही विद्वान और ज्ञान का दिखावा करते हैं। ये जो प्ले है ना, ये हास्य और व्यंग के माध्यम से ऐसी प्रवृत्तियों की आलोचना करता है। इसमें वही चीज़ दिखाया है कि जो बहुत ही विद्वान और ज्ञान का दिखावा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। मच अडू अबाउट नथिंग इज़ नोटेबल फॉर। मच अडू अबाउट नथिंग जो है वो नोटेबल है किसके लिए, यानी कि अपने हाजिर जवाब और नोक झोंक प्यार भरे नफरत संबंध के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध, नोटेबल मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, अभी मैंने बता ही दिया आंसर। द विटी लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट। तो इस प्ले में जो है बेट्रिस और बेनेडिक्ट का रिश्ता जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही चार्मिंग है, जिसमें वो क्या करते हैं, एक दूसरे से तर्क वितर्क भी करते हुए, मतलब तर्क वितर्क करते करते उनमें क्या हो जाता है, एक दूसरे के वो प्यार में पड़ जाते हैं। उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही हास्य और रोमांस का एक अनोखा मिश्रण है। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अ मिडसमर नाइट ड्रीम इन्वॉल्व्स। मिडसमर नाइट ड्रीम में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स है कि मैजिक फेरीज एंड पैरेलल वर्ड्स हैं, कि पॉलिटिकल इंट्रिग है, कि रियलिस्टिक फैमिली ड्रामा है। वाकई में क्या दिखाया गया है मिडसमर नाइट ड्रीम में, कौन सी कहानी दिखाई गई है। तो इस प्ले में ना जादुई और कल्पनाशील तथ्यों से भरा हुआ है। पहली बात तो ये याद रखना है कि ये जो प्ले है ना, ये जो प्ले है इसमें क्या है, जादुई और कल्पनाशील एलिमेंट से भरा हुआ है, जिसमें परियां हैं, जादूगरों की दुनिया के साथ साथ मानवीय भावनाओं का सुंदर से चित्रण किया गया। तो मैजिक है, फेरीज है एंड पैरेलल वर्ड्स भी दिखाए गए हैं, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज बेस्ड ऑन प्लेज बाय प्लेटोज एंड यूजेस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ये शॉर्टेस्ट कॉमेडी है, ये सबसे शॉर्टेस्ट प्ले अगर पूछा जाए, या शॉर्टेस्ट कॉमेडी पूछा जाए, या शॉर्टेस्ट प्ले पूछा जाए, दोनों में यही आता है, कॉमेडी ऑफ एरर्स ही आता है। ये याद रखना है कि ये बेस्ड, ठीक है, ये बेस्ड है प्लेटोस के। याद रखना है कि प्लेटोस के वर्क मैनेचमी और एम्फिट्यूरियो, उनका एक कॉमेडी है मैनेचमी एंड एम्फिट्यूरियो, मैनेचमी और एम्फिट्यूरियो, वो जो प्लेज हैं उनकी कॉमेडी है, उसी पे ये प्लेज बेस्ड है। और यूजेस क्या किया गया है, इसमें क्या दिखाया गया है, ये भी याद रखना है। इस प्ले में ना हास की रचना जुड़वा भाइयों और उनकी पहचान की गलतफहमियों से होती है। ये प्लेटोस के एक प्ले है, मैनेचमी से प्रेरित है। तो मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्विंग ट्विंस, यानी कि जुड़वा भाइयों की कहानी दिखाई गई है, और जो कि बहुत ही हंसी प्ले है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। आपने कितना भी जुड़वा मूवी देखा होगा, जुड़वा मूवी आप देख सकते हैं, सलमान खान की जुड़वा मूवी है, तो उसी तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, सलमान खान दो मतलब जुड़वा रहते हैं, एक ही शक्ल के रहते हैं, काफ़ी हंसी का पात्र भी बन जाता है। ठीक है, 12th नाइट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ। ठीक है, तो इसमें दिखाया क्या गया है, मतलब इसकी थीम क्या है, 12th नाइट में क्या थीम है। तो इस प्ले में शेक्सपियर ने प्रेम, पहचान और मानवीय जो विचित्रताएं हैं उनको दर्शाया है। लव एंड इंडिविजुअल एक्सेंट्रिसिटीज़, ये चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, इसमें भी हास्य और भावनाओं का एक अनूठा मिश्रण है, मतलब उसमें दिखाया गया हास्य भी है, कॉमेडी भी है और एक इमोशंस भी है, वो भी दिखाया गया है। इमोशंस कब दिखाया जाता है, जब दोनों भाई बहन मिलते हैं बिछड़ने के बाद। ठीक
ठीक है। हेनरी सिक्स एक क्रॉनिकल प्ले है डिपिक्टिंग, इसमें क्या दर्शाता है, क्या दिखाया गया है, तो इंग्लैंड के वॉर विद फ्रांस, इंग्लैंड की जो लड़ाई है वो फ्रांस के साथ। इस प्ले में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल के युद्ध की घटनाओं को दिखाया गया है। ये उनके ऐतिहासिक नाटकों में से एक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे रिचर्ड थर्ड जो है, सो हाउ रिचर्ड बिकम्स किंग थ्रू। तो रिचर्ड थर्ड में रिचर्ड राजा बनने के लिए हत्या और धोखाधड़ी का सहारा लेता है, यानी कि रिचर्ड थर्ड में जो रिचर्ड है वो राजा बनने के लिए क्या क्या करता है, तो मर्डर एंड मैनिपुलेशन करता है, ये याद रखना है, मर्डर एंड मैनिपुलेशन करता है, ठीक है। तो इस प्ले में रिचर्ड थर्ड में क्या होता है कि रिचर्ड जो होता है, जो रिचर्ड नाम का जो कैरेक्टर है वो सिंहासन पाने के लिए, सत्ता के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए एकदम महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। जिस तरह हमारे मैकबेथ हैं, राजा बनने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कितने कितने लोगों को मर्डर किया, उसी तरह ये भी है रिचर्ड थर्ड भी राजा बनने के लिए इन्होंने भी क्या किया था, मैनिपुलेशन का काम किया, धोखाधड़ी, हत्या, चालबाजी का उपयोग करके सिंहासन पर इन्होंने कब्जा जमा लिया। तो आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड सेकंड जो है एक्सप्लोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मोनार्क एंड टचेस ऑन कंटेम्प्रेरी इशूज़ लाइक। तो रिचर्ड सेकंड में जो है राजतंत्र के उत्तरदायित्व और उत्तराधिकार जैसे समकालीन मुद्दों पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सक्सेशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शेक्सपियर का ये जो प्ले है ना रिचर्ड सेकंड, ये राजा की शक्ति और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसकी गहराई को पड़ताल करता है, मतलब यही चीज़ें दिखाई गई हैं, राजा की शक्ति और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं। इसमें जो उत्तराधिकार से संबंधित हुए मुद्दे हैं उसको उठाए गए हैं, जैसे कि सत्ता के हस्तांतरण में होने वाली जो गलतियां हैं, राजा के व्यक्तिगत निर्णय पर राष्ट्र पर प्रभाव पड़ने वाला है, राजा कैसा डिसीजन लेता है, उस पर नेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे हेनरी फोर्थ, यानी कि पार्ट वन पार्ट टू दोनों आता है इसमें, और हेनरी फिफ्थ विच कैरेक्टर एम्बॉडीज ग्लटनी, लस्ट एंड स्लॉथ। तो ये भी याद रखना है, ये मैंने पढ़ाया था ना। तो हेनरी जो फोर्थ है पार्ट वन पार्ट टू में, हेनरी और हेनरी फिफ्थ में फाल्स्टाफ जो है वो बहुत ही ग्लटनी है, आलस्य है, लस्ट है, वासना है, और स्लॉथ भोग का प्रतीक है। तो स्लॉथ मतलब भोग, लस्ट मीन्स वासना, और ग्लटनी मीन्स क्या होता है, आलस, ठीक है, ठीक है, याद रखना। तो फाल्स्टाफ ही है हमारे, याद रखना ये दोनों में ही है। ऐसा बोला जाए ना तो हेनरी फोर्थ में भी है, हेनरी फिफ्थ में भी है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्सप्लोर थीम। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या दिखाया गया है, इसकी थीम क्या है हमें, तो ह्यूमिलिटी, विट एंड डिग्निटी, ये तीनों दिखाया गया है, यानी कि विनम्रता, चतुराई और गरिमा जैसे चीज़ों को हमने इसमें प्ले में देखा है। जैसे शेक्सपियर के इस प्ले में न्याय, दया, मानवता जैसे गुणों की महत्ता को दर्शाया गया है। न्याय भी होता है, दया भी होती है, मानव जैसे जितने भी गुण हैं। साइलोक नाम का एक साइलोक है, और जो कि अन्य कैरेक्टर के माध्यम से नैतिकता, बदले की भावना, गरिमा के मुद्दे को उठाया गया है। ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी कौन सी है, फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी कौन सी है, तो रोमियो एंड जूलियट है। फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है, टाइटस एंड्रोनिकस है, लेकिन रोमांटिक ट्रेजेडी अगर पूछी जाएगी फर्स्ट रोमियो एंड जूलियट है। एक ट्रेजिक लव स्टोरी है क्रिटिंग। तो यहाँ पे बस दिखाया जा रहा है कि रोमियो एंड जूलियट जो है इसमें एक ट्रेजिक लव स्टोरी दिखाई गई है। तो क्या चीज़ इसमें आलोचना करता है, रोमियो एंड जूलियट में क्या चीज़ को आलोचना की जा रही है, तो सोसाइटल हिपोक्रेसी और बिगॉट्री की आलोचना की जा रही है, यानी कि जो सामाजिक पाखंड है और जो कट्टरता उसकी आलोचना इसमें की जा रही है। क्यों, शेक्सपियर के इस प्ले में दो परिवारों की दुश्मनी और उनके बच्चों की एक मतलब एक ट्रेजिक लव स्टोरी की कहानी शुरू, मतलब दोनों फैमिलीज़ में क्या होता है, दुश्मनी होती है, और फिर उस फैमिली से इस फैमिली के जो बच्चे दोनों हैं एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं, मिल कहाँ पाते, दोनों लास्ट में मर जाते हैं। तो क्या होता है कि ये पाखंड समाज की नफरत और व्यक्तिगत भावनाओं के दमन की आलोचना करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलियस सीजर डिपिक्ट द डिक्लाइन ऑफ रोमन रिपब्लिक ड्यू टू। जूलियस सीजर में जो रोमन रिपब्लिक ड्यू है, यानी कि रोमन रिपब्लिक का जो डिक्लाइन है, वो पतन है, क्या क्यों होता है, क्या दर्शाता है, उसका कारण क्या है जो पतन है, यानी कि जूलियस सीजर में रोमन गणराज्य का जो पतन है वो राजनीतिक स्वार्थ का कारण होता है। तो पॉलिटिकल सेल्फिशनेस होती है उसके कारण, जो रोमन रिपब्लिक का पतन होता है उसका कारण यही है कि पॉलिटिकल सेल्फिशनेस। मतलब इस प्ले में ये दिखाते हैं कि कैसे सत्ता और महत्वाकांक्षा ने गणराज्य को नष्ट कर दिया है एकदम। ब्रूटस और कैसियस जैसे कैरेक्टर अपने स्वार्थ के लिए साजिश रचते हैं, जिससे पूरे राजनीतिक तंत्र का पतन होता है।
ब्रूटस चाहे करे चाहे, लेकिन कैसियस ने किया है, अपने स्वार्थ के लिए किया है, और कैसियस ने ब्रूटस को भी अपने जालसाजी में फंसा लेता है। ब्रूटस तो नेशन के लिए करता है, लेकिन ऐसा उसको बना दिया जाता है कि भाई जो सीजर तुम्हारे लिए या तुम्हारे नेशन के लिए ठीक नहीं है। तो पॉलिटिकल सेल्फिशनेस के कारण ही पतन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हैमलेट इज़ फिल्ड विद। हैमलेट में क्या दिखाया गया है, क्या चीज़ें हमें हैमलेट में देखने को मिलती है? रोमांस एंड एडवेंचर तो है ही नहीं है, रिवेंज है, रिवेंज है, मर्डर है, मैडनेस है एंड ब्रूडिंग इंट्रोस्पेक्शन है। ठीक है, इस प्ले में हैमलेट के जो मनोवैज्ञानिक संघर्ष है, उसके पिता की हत्या का बदला लेने की कहानी को दर्शाया गया है। ये प्ले प्रतिशोध, आत्मनिरीक्षण यानी कि रिवेंज, इंट्रोस्पेक्शन की जटिलता को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन ओथेलो द थीम्स इंक्लूड। ओथेलो की थीम क्या है, इसमें क्या आप स्टोरी देखते हो या पढ़ते हो, जैसे कि ओमकारा मूवी देखे हो, ओथेलो का वही है। इसमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, ओथेलो क्या है, मतलब उसको इयागो क्या करता है, भड़का देता है, तो उसके अंदर जेलसी आ जाती है, और जेलसी के साथ साथ वो अपने वाइफ पर डिस्ट्रस्ट करने लग जाता है, वल्नरेबिलिटी दिखती है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेक्सपियर ने इस प्ले में ओथेलो और डेस्डिमोना के रिश्ते के माध्यम से ही ईर्ष्या और मतलब जेलसीज या फिर डिस्ट्रस्ट की विनाशकारी ताकतों को दिखाया गया है। इयागो क्या करता है, षड्यंत्र रचता है, ओथेलो की कमजोरियों को उजागर करता है। किंग लियर इज़ अ ट्रेजेडी अबाउट, तो किंग लियर भी एक ट्रेजेडी है, किसके बारे में दिखाई गई है, तो एन इगोटिस्टिकल मैंस इनएबिलिटी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड और एविल। ठीक है, तो ये क्या है, लियर अपने अहंकार और मूर्खता के कारण ही गलत निर्णय लेता है, जिससे उसका पतन होता है। इसका पतन क्यों होता है, क्योंकि वो अपने अहंकार, अच्छाई और बुराई में वो पहचान नहीं कर पाता है, अहंकार में इतना डूबा रहता है, अपनी मूर्खता के कारण ही वो गलत निर्णय लेता है, जिससे कि उसका भी डिक्लाइन हो जाता है। ये जो प्ले है, ये परिवार, विश्वासघात और मानवीय ट्रेजेडी को पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, सारे प्लेस की थीम है, सारे प्लेस की थीम आप देख सकते हैं। मैकबेथ में क्या थीम दिखाई गई है, मैकबेथ में क्या दिखाया गया है, ये बताना है कि मैकबेथ में क्या दिखाया गया है। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम एम्बिशन है, किंगशिप है एंड मॉरल करप्शन है। तो मैकबेथ में क्या है, शेक्सपियर ने मैकबेथ के माध्यम से ये दिखाया है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा और शक्ति की लालसा कैसे नैतिक पतन और विनाश का कारण बनती है। मैकबेथ कितना एम्बिशियस है और कैसे ये उसी का जो महत्वाकांक्षा उसकी इतनी ज़्यादा है ना, वही उसका पतन का कारण बन जाता है। चाहा होता अगर चुड़ैलों ने उसके ये कहा कि तुम राजा बनोगे, वो किंग डंकन को तो मार दिया, किंग डंकन को मार के वो राजा तो बन गया, चाहे होता वहीं पे वो रुक जाता, अगर उसकी महत्वाकांक्षा वहीं पे ख़त्म हो जाती तो शायद वो राजा बना रहता शायद। बट कहानी क्या हुई कि उसकी मैं राजा बन गया, अब उसके दिमाग में ये था कि बैंकों की जो आने वाली पीढ़ी है वो बनेगी, तो वो उसको भी ख़त्म करना चाहता था कि बैंकों को ही ख़त्म कर दूँ, उसके बेटे को भी ख़त्म कर दूँ, ताकि ये चीज़ें भी ना आए। हर चीज़ मतलब उसको जितने भी उसको लगता था ना रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल है उसको मैं दूर करूँ, मैं राजा बना रहा हूँ, और यही कारण उसका पतन का कारण बन जाता है, कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी हो जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पोर्ट्रेट द क्लैश बिटवीन। तो एंटनी और क्लियोपेट्रा में क्या दिखाया गया है, क्या चीज़ों के बीच टकराव को दिखाया गया है, तो पर्सनल डिजायर्स एंड पॉलिटिकल ड्यूटी के बीच में एक क्लैश दिखाया गया है। यानी कि ये जो प्ले है ना, ये प्रेम और राजनीति के बीच संतुलन बनाने की कठिनाइयों का दर्शाता है, जहाँ पे एंटनी जो है क्लियोपेट्रा से प्यार करता है, एक तरफ राजनीति चीज़ें हैं। एंटनी और क्लियोपेट्रा अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण राजनीतिक जिम्मेदारियों को टकराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, टिमोन ऑफ एथेंस ऑफर्ड अ सिनिकल व्यू। तो टिमोन ऑफ एथेंस जो है वो राजनीति और समाज के प्रति एक निंदनीय सिनिकल दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। ठीक है, ये जो प्ले है ये विश्वासघात और स्वार्थ से भरी दुनिया की आलोचना करता है। टिमोन अपने अनुभवों के समाज और राजनीति की क्रूर सच्चाइयों को समझता है। ठीक है, ठीक है। द टेम्पेस्ट डील विथ थीम्स। टेम्पेस्ट में क्या दिखाया जाता है, तो कोलोनियलिज्म इंक्लूडिंग डोमिनेशन, पोजेशन ऑफ टेरिटरी, स्लेवरी एंड लव, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। तो इस प्ले में ना प्रॉस्पेरो और कैलिबन के माध्यम से उपनिवेशवादों के मुद्दे को उठाया गया है, यानी कि कोलोनियलिज्म के मुद्दे को उठाया गया है। इसमें आपको जादू और शक्ति के साथ साथ दमन और मुक्ति के विषयों को भी चित्रण किया गया। स्लेवरी भी दिखाई गई है, कैलिबन को वो क्या करता है, स्लेव भी बना लेता है। लव भी दिखाया गया, फर्डिनेंड एंड मिरांडा के बीच में काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, शेक्सपियर की जो हिस्ट्री प्लेज हैं फ्रीक्वेंटली एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ। शेक्सपियर के जो ऐतिहासिक प्ले हैं वो किस चुनौतियों को संबोधित करते हैं,
तो बी हो जाएगा डायनेस्टिक सक्सेशन ऑफ इंग्लैंड। ओके, यानी कि जो उनके ये जो प्ले है ना, उनके अक्सर राजाओं और उनकी वंशावली पर सेंटर्ड है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, बाई ह्यूमनाइजिंग हिस्टोरिकल फिगर शेक्सपियर प्लेज एक्सप्लोर दियर। तो शेक्सपियर के जो ऐतिहासिक कैरेक्टर के मानवीय बनाते हुए उनके ईर्ष्या और नफरत का उजागर करते हैं, जेलसीज, लव्स एंड हेट्स। तो ये याद रखना है, यानी कि शेक्सपियर के जो ऐतिहासिक कैरेक्टर को केवल शासक या योद्धा के रूप में नहीं बल्कि उनके मानवीय भावनाओं के साथ चित्रित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शासक और योद्धा के रूप में ही प्ले में उतारा गया है, उनके मानवीय जो भावनाएं हैं उसके साथ साथ वो प्ले में उसको उतारा जाता है। ठीक है, उनके जो प्लेज हैं इन कैरेक्टर की गहराई और कमजोरियों को भी दिखाते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, शेक्सपियर के जो अर्ली प्लेज हैं वर्क प्राइमरली। तो शेक्सपियर के जो शुरुआती प्लेज है वो मुख्य रूप से क्या थे, ट्रेजेडीज एंड रोमांस, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, पोएम्स एंड सोनेट्स की मैथोलॉजिकल स्टोरीज। तो शेक्सपियर के जो अर्ली प्लेज हैं वो प्राइमरली यानी कि मुख्यतः कॉमेडीज और हिस्ट्रीज हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में शेक्सपियर ने हल्के फुल्के हास्य और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक लिखे, जैसे कि मिडसमर नाइट ड्रीम, हेनरी VI। ठीक है, याद रखना है ये हिस्टोरिकल प्ले थे और वो कॉमेडी था। कॉमेडी केम नेचुरली टू शेक्सपियर एंड अर्ली क्रिटिक लाइक बेन जॉनसन एंड सैमुअल जॉनसन। ठीक है, शेक्सपियर की जो कॉमेडी है उनके लिए क्या थी, एक नेचुरल थी, स्वाभाविक थी, और बेन जॉनसन और सैमुअल जॉनसन जैसे क्रिटिक ने उनकी कॉमेडी को क्या किया है, पसंद किया है। तो प्रीफर्ड हिज कॉमेडीज़, उनके कॉमेडीज़ को इन्होंने क्या किया है, पसंद किया है। ठीक है, जॉनसन जो बेन जॉनसन थे और जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे वो उनकी कॉमेडी में गहराई और पात्रों की चतुराई की प्रशंसा उन्होंने किया था। उनकी कॉमेडी में मजाक, मानवीय कमजोरियों को दिखाया गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, शेक्सपियर द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ कॉमेडी इन शेक्सपियर ओवरऑल आउटपुट इज़ हाईलाइटेड बाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि शेक्सपियर की जो रचनाओं में कॉमेडी के महत्वपूर्ण है वो भूमिका उनके हास्य नाटकों की प्रशंसा से प्रकट होती है। ठीक है, यानी कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उसमें कॉमेडी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कैसे प्रकट होती है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, द प्रेज फ्रॉम अर्ली क्रिटिक फ्रॉम हिज कॉमेडीज़। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनकी कॉमेडी मतलब उनके हास्य नाटकों की प्रशंसा से प्रकट होती है। मतलब जैसे उनकी कॉमेडी जैसे 12th नाइट है, एज यू लाइक इट है, इसमें क्या दिखाया जाता है, हास्य, बुद्धिमत्ता, मानवीय अनुभव को दर्शाती है, जिसे क्रिटिक ने क्या किया है, सराहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम ऑफ शेक्सपियरियन फूल इज़ नोन एज। तो शेक्सपियर के जो फूल की पारंपरिक पोशाक को हम क्या कहते हैं, बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दूंगी जिससे आप आंसर कर सकते हैं। मैं पानी पी लूँ, इसमें और भी क्वेश्चन लाती। ठीक है, अभी पार्ट आएगा इसका और भी। ओके, तो बताना है यहाँ पे। अब यहाँ पे फूल का क्वेश्चन है कि शेक्सपियरियन फूल की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम जो है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूक्सडो, मोटले, की डबलेट, की गाउन, क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए शेक्सपियरियन फूल में यानी कि जब शेक्सपियर का प्लेस था, थिएटर पे परफॉर्म्ड हो रहे थे, उस समय फूल का भी काम कर रहे थे। फूल यानी कि जो कॉमेडी का काम करते हैं, कॉमिक जेस्टर जिसे कहा जाता है, कॉमिक जेस्टर जिसे कहा जाता है। तो ये इनका ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम क्या था, इनका पारंपरिक पोशाक क्या था, तो पारंपरिक पोशाक को हम क्या कहते हैं, मोटले कहते हैं। याद रखना है इसको, मोटले कहते हैं। मोटले मतलब एकदम रंगीन चिथड़े जैसे कपड़े थे जो फूल्स की विशिष्ट पहचान थे। ठीक है, मोटले यानी कि रंगीन एकदम चिथड़े जैसे कपड़े थे जो फूल की विशिष्ट पहचान थे। ये जो पोशाक थे उनके हास्यपूर्ण और मनोरंजक भूमिका को दर्शाते थे। मतलब फूल है तो कपड़े भी ऐसे पहनेंगे जिससे आपको पता चल जाए। कपड़े को देख के भी कभी होता ना कि ऐसे कॉमेडी जो कॉमिक जेस्टर होते हैं वो ऐसे कपड़े भी पहने रहते हैं कि हमको देख के हंसी आ जाती है, या उनकी शक्ल से ही हमको, अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी उनकी शक्ल देख के हमको हंसी आ जाएगी। तो वहाँ पर यही चीज़ है। तो मोटले ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, व्हाट इज कॉक्सकॉम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियरियन फूल। तो कॉक्सकॉम शेक्सपियरियन फूल के संदर्भ पर मतलब क्या है ये, मतलब ये जो शेक्सपियरियन फूल का जो कॉन्टेक्स्ट में कॉक्सकॉम क्या है बताना है। एक टाइप ऑफ शू है कि अ कैप ऑन द हेड, कि अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि अ टाइप ऑफ डांस, क्या है ये कॉक्सकॉम। ये भी शेक्सपियरियन फूल को ही कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। कॉक्सकॉम क्या है, तो अ कैप ऑन द हेड है। ठीक है, यानी कि कॉक्सकॉम
एक विशेष प्रकार की टोपी होती है, इसे हैट भी बोल सकते हैं, यानी कि कैप होती है, कैप ही बोलेंगे, ठीक है। कैप होती है एक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की टोपी होती है जिसे कॉमिक जेस्टर अपनी मूर्खता और हास्यपूर्ण पहचान को प्रदर्शित करने के लिए पहनता है। ये याद रखना है, ऐसी टोपी रहेगी जिसे देख के ही हंसी आ जाएगी, ठीक है। हमको समझ में आएगा। ये तो आप खुद देख सकते हैं जोकर कैसी हैट अपनी कैप पहनता है, तो हमको समझ में आता है ये तो जोकर का है, ठीक है ना। हम पहचान जाते हैं ना कि तो जोकर की हैट है या जोकर का पोशाक। आप जोकर को देखे होंगे, जोकर का पोशाक कैसा रहता है, देख के पता चल जाएगा ये जोकर का ही है। उसी तरह कॉमिक जेस्टर जो रहते थे शेक्सपियर के प्लेज में, वो भी ऐसे ही पहनते थे। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ अ बॉबल कैरिड बाय अ शेक्सपियरियन फूल? इसका भी बताना है कि क्या होगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ख़त्म ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि शेक्सपियरियन फूल द्वारा ले जाए जाने वाले जो बबल का उपयोग वो कैसे किया जाता था, क्यों किया जाता था, इसका पर्पज क्या था। ये शेक्सपियरियन फूल के द्वारा ले जाया जाना बबल, इसका पर्पज क्या था। टू राइट लेटर्स की फॉर फैलिक ह्यूमर की समन पीपल की एज अ वेपन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फॉर फैलिक ह्यूमर। अब मैं समझा रही हूँ कि बबल क्या है, एक छोटी छड़ी होती है, ठीक है। बबल क्या है, एक छोटी छड़ी, लिख दे रही हूँ मैं, एक छोटी छड़ी होती है या वस्तु भी आप बोल सकते हो इसे, आप वस्तु, जिसे फूल अपने हास्य डायलॉग में उपयोग करता है। उसका डिजाइन कैसा होता है, उसका डिजाइन ऑडियंस को हंसाने के लिए विचित्र और मजाकिया होता है। तो वो जो छोटी छड़ी हाथ में रहती है या कोई वस्तु होती है, उसका डिजाइन भी ऐसे बनाया जाता है जिससे हम ऑडियंस देखते ही हमको हंसी आ जाए। तो फॉर फैलिक ह्यूमर के लिए ही मतलब शेक्सपियरियन जो फूल है वो बबल का यूज़ क्यों करते हैं, ह्यूमर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक फॉलिक हास्य के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच कैरेक्टर इज आइडेंटिफाइज एज अ फूल इन टिमोन ऑफ एथेंस। तो टिमोन ऑफ एथेंस में फूल का नाम क्या है, मतलब जो कॉमिक जेस्टर का एज अ कैरेक्टर है, मतलब कॉमिक जेस्टर का काम कर रहा है, कौन है। फाल्स्टाफ, टचस्टोन, फूल की ऑटोलिकस, कौन है। तो शेक्सपियर के इस प्ले में टिमोन ऑफ एथेंस में फूल को एक विदूषक के रूप में चित्रित किया जो समाज और मानवीय स्वभाव की आलोचना करता है, तो द फूल ही है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन विच प्ले डज ऑटोलिकस अपीयर एज अ क्लाउन और फूल कैरेक्टर। तो ऑटोलिकस नाम का जो फूल है, या फिर आप इसे क्लाउन बोल सकते हैं, इसे आप फूल बोल सकते हैं, इसे आप कॉमिक जेस्टर बोल सकते हैं। ये किस प्ले का कॉमिक जेस्टर है ये बताना है, ठीक है। तो ऑटोलिकस एक चालाक और हास्यपूर्ण कैरेक्टर है जो मजाक और चालाकियों के माध्यम से प्ले में हल्कापन लाता है, यानी कि हल्कापन मतलब कॉमेडीज लाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो विंटर्स टेल का है ये कॉमिक जेस्टर, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कैरेक्टर क्लॉटन अपीयर्स इन विच शेक्सपियरियन प्ले, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है जी, क्लॉटन नाम का कैरेक्टर जो है ये शेक्सपियर के किस प्ले में है। सिम्बलिन, लव स्टेबल, लॉस्ट मेजर फॉर मेजर या किंग लियर, किस प्ले में है। क्लॉटन एक मूर्ख और अहंकारी कैरेक्टर है। अहंकारी एक एरोगेंस कैरेक्टर है जो प्ले के गंभीर स्वर को हास में बदलने की मदद करता है। तो राइट आंसर सिम्बलिन हो जाएगा। सिम्बलिन को याद रखना है, सी से क्लॉटन, सी से सिम्बलिन। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु आर द क्लाउन्स इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स में क्लाउन का काम कौन करता है, तो हम सभी पता है इसमें जुड़वा भाइयों की कहानी होती है, ड्रूमी ऑफ यूफिसिस एंड ड्रूमी ऑफ साइराकुस, ये खुद करते हैं क्लाउन का काम। आपने जुड़वा मूवी देख लिया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, फाल्स्टाफ एक फेमस कैरेक्टर है, किस प्ले का है ये फेमस कैरेक्टर, तो ये भी याद रखना है हमें। तो ये चीज़ें हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में फाल्स्टाफ एक मजाकिया चालाक जीवन का आनंद लेने वाला कैरेक्टर है जो प्ले में क्या करता है, हास को बढ़ाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कैरेक्टर फेस्टी। फेस्टी नाम का जो कैरेक्टर है ये एक मतलब सॉरी, ठीक है, ये क्लाउन है। तो किस प्ले का क्लाउन है, एक बुद्धिमान और चतुर क्लाउन है ये, 12th नाइट का। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन हैमलेट हु आर द फूल एंड ग्रेव डिगर्स। तो हैमलेट में फूल कौन है या ग्रेव डिगर्स कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेव डिगर्स, ये है ग्रेव डिगर्स, और यॉरिक फूल का काम करता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कैरेक्टर टच स्टोन एज अ फूल इन विच प्ले, तो एज यू लाइक इट, हम सभी को पता है ये। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, द कैरेक्टर ट्रिंक्यूलो अपीयर्स इन विच प्ले एज अ फूल। तो ट्रिंक्यूलो नाम का कैरेक्टर जो है वो शेक्सपियर के किस प्ले में है, ठीक है,
एज ए फूल है, ये सारे फूल हैं, ठीक है, ये याद रखना। फूल मतलब एक कॉमिक जेस्टर है, फूल है ये सब। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्पेस्ट। एंड नेक्स्ट वन है विच कैरेक्टर इन मैकबेथ कैन बी कंसिडर्ड एज अ फूल। तो मैकबेथ में फूल का काम कौन कर रहा है मैकबेथ में, तो पोर्टर, ये फूल का काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे, इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ओके, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है उस पीडीएफ में, वो इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है और पीडीएफ पा सकता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप खुद ही देखेंगे। और आंसर वन लाइनर है, वो आंसर पूरा हिंदी के, मतलब आंसर के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन समझाया भी गया बहुत अच्छे से। कोटेशन वगैरह सब समझाया गया है, ऐसा नहीं है सिर्फ वही है, कोटेशन को भी लिया गया है, सोनेट्स भी लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट्स लिए गए हैं, उसको भी समझाया गया है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद में रहेंगे, अगर जो कोई भी वो तीनों पीडीएफ लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद में रहेंगे, और डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है। बाय बाय। हाँ, इस क्वेश्चन को कोई अगर लेना चाहता है, अभी तो नहीं दूंगी फिलहाल ये पीडीएफ, जब कंप्लीट हो जाएगी तब, तो मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।